वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम गैस टरबाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें रीहीटिंग भी है, इंटरकूलिंग भी है और रीजनरेटर भी है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो गैस टरबाइन जिसमें हमने रीजनरेटर डिस्कस किया था वो वाली नहीं देखी तो पहले काइंडली वो देखें। तो दोस्तों मैं पहले आपको आइडिया शेयर कर देता हूँ कि आखिर हम इस प्रॉब्लम में क्या करना चाह रहे हैं, इस वीडियो में क्या करना जा रहे हैं, और उसके बाद जो है मैं प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। दोस्तों थर्मल एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है नेटवर्क ओवर क्यू इन। अब लास्ट वीडियो में हमने टरबाइन की एग्जॉस्ट गैसेस को इस्तेमाल करते हुए फ्रेश स्टॉक को प्री हीट कर लिया था, तो उससे क्या हुआ था, हमारी क्यू इन कम हो गई। इस तरह हमारी थर्मल एफिशिएंसी बेहतर हो गई। अब थर्मल एफिशिएंसी को बेहतर करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, वो ये है कि हम नेटवर्क को बढ़ा दें। क्यू इन हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं, दूसरा तरीका यह है कि नेटवर्क को हम बढ़ाएं। अब नेटवर्क किस तरह हम बढ़ा सकते हैं? नेटवर्क बराबर होता है दोस्तों वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेसर। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अगर ये नेटवर्क बढ़ गया तो इसका मतलब हमारी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब इसको बढ़ाने के दोबारा दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम टरबाइन वर्क आउटपुट को बढ़ा दें, दूसरा क्या है कि हम कंप्रेशन का वर्क कम कर दें। और इस वीडियो में हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे कि टरबाइन का वर्क कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कंप्रेसर का वर्क हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम थर्मल एफिशिएंसी हमारी सिंपल केस में कितनी थी, रीजनरेटर के साथ कितनी आई, और रीहीटिंग और इंटरकूलिंग विद रीजनरेटर के साथ कितनी आती है, ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आसानी से समझ आ जाएगा। तो वीडियो के एंड तक देखिए, आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर समझ आएगा। तो दोस्तों मैं ये इससे पहले कि प्रॉब्लम स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये थोड़ा साइकिल समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये साइकिल होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैंने साइकिल की स्कीमेटिक और टीएस डायग्राम ड्रा कर दिया है। तो होता ये है कि हम यहाँ पे जो कंप्रेशन का प्रोसेस है उसका हम मल्टी स्टेज कर देते हैं। दोस्तों ये कंप्रेसर वर्क कम करने का एक तरीका ये होता है कि आप कंप्रेशन के प्रोसेस को एक से ज़्यादा स्टेजेस में करें और इसका टेम्परेचर जो है वो गैस का वो कम से कम करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन के दरमियान कूलर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन प्रेशर सेम रहता है, तो उसको हम इंटरकूलर कहते हैं। इसी तरह टरबाइन के वर्क को बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है कि हम इसका जो इनपुट टेम्परेचर है टरबाइन के अंदर जब गैसें इंटर हो रही हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो हम बढ़ा दें। वो हम कैसे करते हैं कि रीहीटर लगा देते हैं, ताकि जो है वो गैस टरबाइन के अंदर जब गैसें इंटर हों वो हाई टेम्परेचर पर हों। तो यही हमारा टॉपिक है, गैस टरबाइन विद रीहीटिंग एंड इंटरकूलिंग। अब मैं ऐसा ऐसा आपको साइकिल समझाता हूँ। कंप्रेसर के अंदर एयर इंटर हुई, कंप्रेस हो गई। अब इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ होगा तो हमें कंप्रेसर का वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा। हम उस वर्क को कम कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, दरम्यान में इंटरकूलर लगा दिया। चल भाई गैस ठंडी हो जा। गैस ठंडी हो गई, अब हाई प्रेशर के है। अब दूसरे कंप्रेसर ने भी इसको कंप्रेस कर दिया। अब ये उसके बाद जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टरबाइन के एग्जॉस्ट की मदद से हम फ्रेश स्टॉक को प्री हीट कर लेते हैं। रीजनरेटर की मदद से हमने इस फ्रेश मिक्सचर को प्री हीट कर लिया। ये 5 पे रीजनरेटर के बाद आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी हीट ऐड की और उसके बाद इसमें इसको टरबाइन में हमने एक्सपेंशन करवा दी। अब टरबाइन से हमारे पास वर्क आउटपुट मिला, वर्क प्रोड्यूस हुआ। अब पहली टरबाइन से जब गैसें निकलेंगी तो उसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा, तो हम इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी हीट ऐड करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले ऑलरेडी हीट ऐड करवा चुके हैं, यहाँ दोबारा हीट ऐड करवा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रीहीटर, यानी एक ऐसा डिवाइस जो दोबारा हीट ऐड करेगा। अब यहाँ से निकलने के बाद गैसें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ये दोबारा टरबाइन 2 के अंदर एक्सपेंड करवाती हैं, और टरबाइन 2 के बाद हम इनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको एटमॉस्फेयर में ज़ाया नहीं करते, क्योंकि इस एनर्जी को हासिल करने के लिए हमारा काफ़ी खर्चा हुआ है। इसको हम रीजनरेटर के थ्रू गुजारते हैं और जो फ्रेश स्टॉक है उसको हम प्री हीट कर लेते हैं। यही कुछ मैं आपको टीएस डायग्राम पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 जो है ये कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 क्या है जी, ये कूलिंग का प्रोसेस है। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो हमने टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन दोस्तों ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये वाली जो है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। प्रेशर कांस्टेंट रहा लेकिन टेम्परेचर कम हो गया। अब ये इनलेट टेम्परेचर के ऊपर दोबारा पहुँच गया। T1 और T3 सेम है। अब 3 से 4 हमने दोबारा इसको कंप्रेस किया। अब ये हाई प्रेशर, अब ये वाली जो लाइन है दोस्तों ये एक
मैक्स ज़्यादा प्रेशर वाली लाइन है बनिस्बत इसके। तो यहाँ पे जो हाई कंप्रेस्ड गैस हासिल हमने उसको रीजनरेटर से गुजारा। रीजनरेटर में एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से उसको हमने प्री हीट किया 0.5 तक। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गई कंबस्शन चैम्बर में से गुजरी, इसमें हमने हीट ऐड कर दी। उसके बाद ही हमने इसमें टरबाइन में एक्सपेंशन करवा दी। एक टरबाइन से जब हाई प्रेशर टेम्परेचर गैसें निकलती हैं तो उनकी एनर्जी कम हो चुकी होती है, तो हम उसमें मज़ीद फ्यूल ऐड कर देते हैं ताकि भाई इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए। अब ये गैसें दोबारा एक्सपेंड करती हैं। अब हमें 2 दफ़ा वर्क मिल रहा है, एक दफ़ा टरबाइन 1 की मदद से, एक दफ़ा टरबाइन 2 की मदद से। अब ये 2 दफ़ा वर्क मिला। टरबाइन 2 से जब निकलती हैं गैसें तो इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत ये 0.4 के टेम्परेचर के। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एग्जॉस्ट गैसें हैं इनको हम एटमॉस्फेयर में खारिज करने के बजाय कहते हैं भाई फ्रेश स्टॉक को हीट अप कर दो। तो ये 9 से जब ये गैसें निकलती हैं तो ये 10 तक ये फ्रेश स्टॉक को प्री हीट करती हैं इस रीजनरेटर के अंदर। उसके बाद ये इस तरह दोबारा साइकिल चलता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको साइकिल समझा दी है। साइकिल समझ आ गया तो कोई टेंशन नहीं है कि प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ आ जाएगा। साइकिल समझ आ गया तो लाइक करो इस वीडियो को, अगर नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं है, कमेंट करो, जहाँ पे मसला है मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं आज हम अपना। एन आइडियल गैस टरबाइन साइकिल विद 2 स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन एंड 2 स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन, यानी यहाँ पर कंप्रेशन की भी और एक्सपेंशन की भी 2 स्टेजेस हैं। हैज़ एन ओवरऑल प्रेशर रेशो ऑफ 9, उसकी प्रेशर रेशो जो है वो है 9। हमने यहाँ पे गैस को प्रेशराइज किया है P4 तक, P1 से लेकर, तो P4 ओवर P1 इज इक्वल टू 9। अब ये कंप्रेशन हुई है 2 स्टेजेस के अंदर, P1 से लेकर P2 तक और P3 से लेकर P4 तक। तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, P2 ओवर P1 ज़रबे P3 ओवर P4। ठीक हो गया दोस्तों। इस तरह एक्सपेंशन भी 2 स्टेजेस में है, 6 से लेकर 9 तक। ये फर्स्ट स्टेज एक्सपेंशन है और ये सेकंड स्टेज एक्सपेंशन है। दरमियान में रीहीटिंग है जो मैंने रेड पोर्शन में शो किया है। इसी तरह मैं टरबाइन के लिए भी लिख देता हूँ, P6 ओवर P9 इज इक्वल टू P6 ओवर P7 मल्टीप्लाइड बाई P8 ओवर P9, यानी ये फर्स्ट स्टेज एक्सपेंशन और ये सेकंड स्टेज एक्सपेंशन, ये है 9 के बराबर। एयर इंटर ईच स्टेज ऑफ कंप्रेसर एट 298 केल्विन। अब उसने कहा है कि एयर हर स्टेज ऑफ कंप्रेसर पे 298। अब T1 और T3 ये सेम टेम्परेचर है। अब ये दोनों कंप्रेसर के इनलेट हैं तो इनका टेम्परेचर सेम होगा, T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 298 केल्विन। एंड ईच स्टेज ऑफ टरबाइन एट 1300 केल्विन। टरबाइन के इनलेट स्टेजेस कौन सी हैं, 6 और 8, तो यहाँ पे भी जो है ना वो टेम्परेचर सेम है, T6 इज इक्वल टू T8। डिटरमिन द बैक वर्क रेशो एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल। हमने निकालना है बैक वर्क रेशो और थर्मल एफिशिएंसी एज्यूमिंग नो रीजनरेटर। पहला तो आपने ये एज्यूम कर लेना है कि रीजनरेटर नहीं है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये है ही नहीं। इसी तरह ये वाली जगह भी नहीं होगी। तो बैक वर्क रेशो निकालनी है। बैक वर्क रेशो किस चीज़ के बराबर होती है, कंप्रेसर वर्क और टरबाइन वर्क। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लें शुरू में कि इनलेट के ऊपर T1 और T3 बराबर हैं, कि कंप्रेसर के इनलेट की बात हो रही है। इसी तरह H1 और H3 भी बराबर होंगे। इसी तरह टरबाइन के इनलेट्स पे T6 और T8 बराबर हैं। इसी तरह H6 और H8 भी बराबर होंगे। इसी तरह एग्जिट्स के ऊपर कंप्रेसर के एग्जिट्स की बात T2 और T4 भी बराबर हैं। इसी तरह H2 और H4 भी बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह टरबाइन के एग्जिट्स पे T7 और T9 ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह H7 और H9 भी बराबर होंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ कि हमने यहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन करवाई है 2 स्टेजेस के अंदर, P2 ओवर P1, यानी ये P2 और P1 और P3 और P4। अब दोस्तों सवाल ये है कि अब इनके हम रेशो क्या रखें कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कितनी कंप्रेशन हो और सेकंड स्टेज के अंदर कितनी कंप्रेशन हो कि हमें ओवरऑल प्रेशर रेशो 9 मिले। तो दोस्तों ये हमें लिटरेचर बताता है कि अगर आप प्रेशर रेशो सेम रखें ड्यूरिंग बोथ स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन, इसके दौरान भी और इसके दौरान भी, अगर आप सेम रखें कंप्रेशन रेशो
तो आपके लिए जो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर है वो मिनिमम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट स्टेज के में भी हमें प्रेशर रेशो 3 रखनी चाहिए और सेकंड स्टेज में भी 3 रखनी चाहिए, ताकि ओवरऑल हम प्रेशर रेशो में 9 ही मिले। बिल्कुल इसी तरह टरबाइन के केस में अगर आपने मैक्सिमम वर्क आउटपुट लेना है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन के दौरान भी आप प्रेशर रेशो 3 रखें और सेकंड के दौरान भी 3 रखें फॉर दिस केस। अब यही प्रेशर रेशोज मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। P2 ओवर P1 इज इक्वल टू P3 ओवर P4, ये दोनों 3 के बराबर हैं। इसी तरह P6 ओवर P7 इज इक्वल टू P8 ओवर P9 इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम कंप्रेसर वर्क और टरबाइन वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। कंप्रेसर वर्क किस चीज़ के बराबर होगा? दो कंप्रेसर्स हैं, H2 माइनस H1 और H4 माइनस H3। अब दोस्तों अभी हमने कहा था कि H2 H4 के बराबर है और H1 H3 के बराबर है। तो ये दोनों पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये सेम ही है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू H2 माइनस H1। H1 में T1 मुझे गिवन है, यहाँ से मैं जाके टेबल से H1 निकाल लेता हूँ 298.18 केल्विन। अब रह गया H2 निकालना है, तो मेरे पास P2 और P1 की रेशो गिवन है। तो मैं ये प्रॉब्लम जो है वो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं ये रिलेशन यूज़ करूँगा रिलेटिव प्रेशर्स वाला, PR2 ओवर PR1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1। P2 और P1 की रेशो मेरे पास गिवन है। PR1 मैं T1 के अगेंस्ट जाके टेबल से निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास PR2 की वैल्यू आ जाएगी 4.0629 और इसके अगेंस्ट H2 आ जाएगा मेरे पास 408.48 किलो जूल पर केजी। अब H2 H4 बराबर हैं, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं H2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। H1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से कंप्रेसर वर्क आ जाता है मेरे पास 220.6 किलो जूल पर केजी। अब इसी तरह टरबाइन वर्क निकालता हूँ मैं। टरबाइन वर्क 2 दफ़ा मुझे मिलेगा क्योंकि 2 स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन है, H6 माइनस H7 प्लस H8 माइनस H9। अब दोस्तों H6 H8 के बराबर है और H7 H9 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो मैं इसको पैरेंथेसिस में करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। H6 मेरे पास T6 गिवन है, यहाँ से मैं टेबल से जाके H6 निकाल लेता हूँ। अब मैंने निकालना है H7 के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास P6 ओवर P7 की रेशो है, 6 के अगेंस्ट में रिलेटिव प्रेशर निकालता हूँ और मैं दोबारा रिलेटिव प्रेशर वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो मैं आसानी से PR7 निकाल लूँगा। उसके बाद मैं H7 निकाल लेता हूँ। PR7 ओवर PR6 इज इक्वल टू P7 ओवर P6। अब ये रेशो मेरे पास गिवन है, यहाँ से PR6 मेरे पास यहाँ से आ गया, तो यहाँ से मेरे पास PR7 की वैल्यू आ जाती है 110.3। इसके अगेंस्ट H7 आता है मेरे पास 1036.487 किलो जूल पर केजी। ठीक हो गया दोस्तों, H7 आ गया। H6 मेरे पास यहाँ पर है, तो मेरे पास यहाँ से टरबाइन का वर्क आ जाता है 718.966 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों टरबाइन का वर्क भी आ गया, कंप्रेसर का वर्क भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ के पुट करेंगे तो हमारे पास बैक वर्क रेशो आ जाती है 0.306 यानी 30.6%। दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करें तो हमारी बैक वर्क रेशो बहुत कम हो गई है 30.6%। ये अमूमन 40% तक होती है। तो इसका क्या मतलब है कि रीहीटिंग और इंटरकूलिंग की वजह से हमारी बैक वर्क रेशो काफ़ी कम होती है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का। अब थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं। थर्मल एफिशिएंसी है जी हमारे पास, हम निकाल सकते हैं वर्क नेट ओवर QN। वर्क नेट में कैसे निकाल सकता हूँ जी? टरबाइन के वर्क में से कंप्रेसर का वर्क माइनस कर दूंगा इस वर्क में से ये वाला, तो मेरे पास नेट वर्क आ जाएगा 498.366 किलो जूल पर केजी। अब Q हीट इनपुट निकालना है। अब दोस्तों रीजनरेटर का तो मसला ही कोई नहीं है क्योंकि पहला पार्ट है नो रीजनरेटर। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैंने हीट इनपुट निकालनी है वो निकालनी है ये इस हिस्से के दौरान H6 माइनस H4। दोस्तों ये वाली हीट होगी। दूसरी कौन सी मैंने हीट सप्लाई किया, ये रीहीट वाली। ये क्या है जी? H8 माइनस H7। अब दोस्तों H6 मेरे पास ये है, H4 ये है,
H8 वो H6 के बराबर ही है। H8 कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में ही देखा था। अब रह गया H7, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये सारी वैल्यू में पुट करके मेरे पास हीट इनपुट आ जाती है 1346.97 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों हीट इनपुट आ गई, नेटवर्क आ गया, यहाँ मैं फार्मूले में पुट करता हूँ तो मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है 36.9%। और नो, थर्मल एफिशिएंसी बहुत ही कम आई है दोस्तों। हमने रीहीटर लगाया, इंटरकूलर लगाया, इतना खर्चा किया, मल्टी स्टेज एक्सपेंशन की, मल्टी स्टेज कंप्रेशन की, एफिशिएंसी इतनी कम। ये तो बहुत नुकसान की बात है दोस्तों। याद करें जब हमने सिंपल ब्रिटन साइकिल सॉल्व किया तो हमने देखा एफिशिएंसी आई है 44.1%। हमने रीजनरेटर लगाया, एफिशिएंसी आई 55.1%। अब जब हमने इंटरकूलर और रीहीटर लगाया है तो एफिशिएंसी कितनी आई है 36.9%। हम तो आगे जाने के बजाय वापस पीछे चल पड़े हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ सोचने वाली बात है। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। दोबारा सवाल में जाएं। उसने कहा था कि रीजनरेटर इस्तेमाल नहीं करना, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर रीजनरेटर इस्तेमाल ना करो तो रीहीटिंग और इंटरकूलिंग किसी काम की नहीं है, बेकार की चीज़ है, दफ़ा करो इन्हें। ये कभी नहीं इस्तेमाल करना रीजनरेटर के बगैर, रीहीटिंग और इंटरकूलिंग। अब देखते हैं कि अगर रीजनरेटर लगा दो तो क्या कोई एफिशिएंसी को फ़र्क पड़ता है, वो चेक करते हैं जी। जब रीजनरेटर है तो हमने निकालना है जी बैक वर्क रेशो। बैक वर्क रेशो क्या होती है, कंप्रेसर वर्क ओवर टरबाइन वर्क। अब दोस्तों रीजनरेटर क्या करता है, रीजनरेटर करता है एग्जॉस्ट गैसों को इस्तेमाल करते हुए आपके फ्रेश स्टॉक को हीट करता है। कंप्रेसर वर्क या टरबाइन वर्क का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बैक वर्क रेशो रहने वाली है आपकी सेम। अब देखने वाली चीज़ है थर्मल एफिशिएंसी। टरबाइन का वर्क और कंप्रेसर का वर्क पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपका नेटवर्क तो यही सेम ही रहेगा। देखते हैं क्या हीट इनपुट को भी कोई फ़र्क पड़ता है। दोस्तों क्यू इन जो है रीजनरेटर के केस में वो क्या होगा। अब ये आखिरी वाली लाइन पढ़ो। उसने कहा था कि आइडियल रीजनरेटर विद 100% इफेक्टिवनेस, कि रीजनरेटर आपका आइडियल है और उसकी 100% इफेक्टिवनेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि रीजनरेटर जब यहाँ से 0.9 से निकल के 0.10 तक एग्जॉस्ट गैसें की मदद से आपके फ्रेश स्टॉक को प्री हीट करता है, तो कंप्रेसर से निकलने वाली गैसें जब रीजनरेटर के बाहर आती हैं तो उनका टेम्परेचर वही हो चुका होता है जो टरबाइन के एग्जॉस्ट पर होता है। समझ लगी? दोबारा बताता हूँ। 100% इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आपने एग्जॉस्ट गैसों की सारी हीट ले ली। 0.9 के ऊपर ये जिस टेम्परेचर पे थी वही टेम्परेचर हो जाएगा इस 0.5 का जब आपके कंप्रेस्ड गैसें रीजनरेटर से होकर निकलेंगी। तो यही कुछ मैंने यहाँ पे शो किया है। 0.9 और 5 ये सेम टेम्परेचर पे होंगे। मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र, बेहतरीन चिल माहौल 9 से लेकर 10 तक। अब ये जब रीजनरेटर से निकलती हैं टरबाइन की एग्जॉस्ट गैसें तो इनका टेम्परेचर वही हो चुका होता है जो कंप्रेसर के एग्ज़िट पे फ्रेश स्टॉक का होता है। तो फुल हीट ट्रांसफ़र होती है। तो अब हमें क्या होगा, हमने हीट जो सप्लाई करनी होगी अब इनपुट के लिए, जो प्राइमरी हीट जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा H6 - H5। दूसरा रीहीट वाला तो वैसे ही हमें देना पड़ेगा H8 - H7। अब दोस्तों यहाँ पे देखो H6 और H8 सेम है, ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। H5 और H7 रीजनरेटर की वजह से ये भी सेम हो गए, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वाली है सेम, H6 - H5। अब H6 मेरे पास ऑलरेडी है, H5 H7 के बराबर है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे पास हीट इनपुट आ जाती है 718.966 किलो जूल पर केजी। दोस्तों अब गौर करो, पहले जो हम हीट दे रहे थे 1346.97 यानी 1350 किलो जूल पर केजी हम हीट सप्लाई कर रहे थे। अब वो कम हो कितनी आ गई है 718। इतनी आपकी हीट की बचत हो गई, यानी आपको कम फ्यूल जलाना पड़ेगा, कम गैस जलानी पड़ेगी, कम तेल जलाना पड़ेगा। अब इसका थर्मल एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं हीट इनपुट और ये वाला वर्क नेट डालता हूँ इसमें, तो मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी आती है 69.3%। कमाल हो गया दोस्तों।
70% तक एफिशिएंसी पहुंच गई है। सिंपल ब्रिटन साइकिल किया 44.1% एफिशिएंसी, रीजनरेटर लगाया 55.1% एफिशिएंसी, इंटरकूलिंग रीहीटिंग यूज़ की, रीजनरेटर भी साथ लगाया, एफिशिएंसी आई 69.3%। मौजें हो गई दोस्तों, प्लांट बेहतरीन चलेगा, कम खर्चा होगा और मैक्सिमम जो है ना प्रोडक्शन होगी आपकी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये प्रॉब्लम आपको समझा दी है। दोस्तों मैंने बड़ी कोशिश की अपना पूरा जोर लगाने की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूँ। अगर समझा पाए हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखो। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, कमेंट में लिखो, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।